जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट 52 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो जिसमें दोस्तों जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, शारदा एक्ट का संबंध किससे है? निम्नलिखित में से शारदा एक्ट का संबंध किससे है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बाल विवाह से। बाल विवाह से। शारदा एक्ट कब आता है दोस्तों? शारदा एक्ट कब पारित होता है? पारित की बात करें दोस्तों तो शारदा एक्ट पारित होता है, याद रखिएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। शारदा एक्ट 28 सितंबर, याद रखिएगा 28 सितंबर 1929 को शारदा एक्ट पारित होता है। और लागू कब होता है दोस्तों? याद रखिएगा, लागू कब होता है? लागू तो ये लागू होता है दोस्तों, लागू होता है 1 अप्रैल, याद रखिए दोस्तों 1 अप्रैल 1930 को। 1 अप्रैल 1930 को लागू होता है शारदा एक्ट, और पारित होता है शारदा एक्ट 28 सितंबर 1929 को। ये भी याद रखिएगा। और इसको लाने वाले कौन है दोस्तों? हरबिलास शारदा। याद रखिए दोस्तों, हरबिलास शारदा। ये भी आप याद रखिएगा, हरबिलास शारदा याद रखिएगा दोस्तों, शारदा एक्ट से संबंधित है। दोस्तों, हरित क्रांति के बारे में आप लोग जानते हैं, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो कि विश्व में जनक माने जाते हैं, और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। बैंकिंग से संबंधित कौन सा है दोस्तों? बैंक से नरसिम्हा समिति, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? आसान क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया आंसर को ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। दोस्तों, ग्लूकोज में 36 अणु एटीपी का निर्माण होता है। ग्लूकोज में 36 एक अणु में 36 एटीपी का निर्माण होता है। अब एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? एडिनो ट्राईफास्फेट, याद रखिएगा दोस्तों, एडिनो ट्राईफास्फेट। तो ग्लूकोज के एक अणु में 36 एटीपी का निर्माण होता है, जिसमें से दोस्तों 34 अणु केवल और केवल माइटोकॉन्ड्रिया में निर्माण होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा घर किस लिए कहा जाता है, आप लोगों को पता हो गया होगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बैटरी की खोज किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। विद्युत बैटरी का खोज किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने। ऑप्शन नंबर 5 सही हो जाएगा दोस्तों, अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने। ऑप्शन नंबर 5 सही हो जाएगा दोस्तों, अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने विद्युत बैटरी का खोज किया था। दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात करें तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किस चीज़ का खोज किया था? तो विद्युत आवेश का याद रखिएगा दोस्तों, विद्युत आवेश की खोज किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। लीडी फॉरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, लीडी फॉरेस्ट बहुत बार पूछा है दोस्तों, और हमेशा रिपीटेड क्वेश्चंस बनता है। तो लीडी फॉरेस्ट हो जाएंगे दोस्तों ट्रायोड वाल्व, याद रखिएगा दोस्तों, ट्रायोड वाल्व। डायोड वाल्व नहीं है दोस्तों, ट्रायोड वाल्व का खोज लीडी फॉरेस्ट ने किया था, ट्रायोड वाल्व का खोज। हाइजीन्स की बात करें दोस्तों, तो हाइजीन्स का हो जाएगा दोस्तों प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया था। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? हाइजीन्स ने। सोरेनसन की बात करें दोस्तों, तो सोरेनसन ने दिया था दोस्तों पीएच पैमाना जो दिया था दोस्तों सोरेनसन ने। याद रखिएगा दोस्तों, पीएच पैमाना सोरेनसन ने दिया था। हाइजीन्स ने दोस्तों प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया था। और दोस्तों, लीडी फॉरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, ट्रायोड वाल्व का खोज किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने विद्युत आवेश का, अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने दोस्तों हो जाएगा विद्युत बैटरी का। सभी के सभी ऑप्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर किसी करने नहीं होगा दोस्तों यहाँ पर, अगर किसी ध्वनि की तरंग दैर्ध्य उच्च होता है तो उसकी आवृत्ति कैसी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर किसी भी ध्वनि में
उसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है दोस्तों, तो उसके तरंग आवृत्ति पर कैसा प्रभाव पड़ता है, तो आवृत्ति निम्न हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों, आवृत्ति निम्न होता है। तरंग दैर्ध्य अगर ज़्यादा होगा दोस्तों, तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा तो आवृत्ति कम होगा। अगर आवृत्ति ज़्यादा होगा तो तरंग दैर्ध्य कम होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पर बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा तो आवृत्ति कम होगा, आवृत्ति ज़्यादा होगा तो तरंग दैर्ध्य कम होगा। अगला क्वेश्चन, आटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये चारों के चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो आटाकामा मरुस्थल की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा उत्तरी चिली में। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा दोस्तों, उत्तरी चिली में। आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? उत्तरी चिली में। बोत्सवाना में कौन सा मरुस्थल है दोस्तों? तो बोत्सवाना की बात करें तो हो जाएगा कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल। मंगोलिया की बात करें दोस्तों तो मंगोलिया में हो जाएगा, मंगोलिया में कौन सा मरुस्थल है दोस्तों? गोबी का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल। याद रखें दोस्तों, मंगोलिया में गोबी का मरुस्थल। उत्तरी अफ्रीका में दोस्तों आप लोग को पता है, अफ्रीका में सबसे बड़ा मरुस्थल स्थित है विश्व का, सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल। अफ्रीका में सहारा मरुस्थल स्थित है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, चारों को चारों ऑप्शन से इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे कि दोस्तों ब्रुसेल्स में किसका मुख्यालय स्थित है? तो ब्रुसेल्स की बात करें तो जगह नाटो का मुख्यालय, नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। और नाटो का स्थापना वर्ष है दोस्तों 1949, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। जकार्ता में किसका मुख्यालय स्थित है? तो जकार्ता में हो जाएगा दोस्तों आसियान का, जकार्ता में आसियान का। इसकी स्थापना वर्ष होता है दोस्तों 1967, 1967 इसका स्थापना वर्ष होता है, ये भी नोट कर लीजिएगा। काठमांडू में दोस्तों, काठमांडू की बात करें तो काठमांडू में हो जाएगा दोस्तों सार्क का, याद रखें दोस्तों सार्क का। अब इसकी स्थापना वर्ष पूछा अगर दोस्तों तो काठमांडू का में इसका सार्क का मुख्यालय काठमांडू में, इसका स्थापना वर्ष हो जाएगा 1985, स्थापना वर्ष 1985। पेरिस में दोस्तों इंटरपोल का मुख्यालय है, इंटरपोल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और यूनेस्को, यूनेस्को, यूनेस्को है दोस्तों और इंटरपोल है। तो यूनेस्को का अगर स्थापना वर्ष पूछेगा दोस्तों तो क्या होगा? यूनेस्को का 1946, 1946, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो चारों के चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मेधा पाटकर का संबंध किस आंदोलन से है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये चारों के चारों ऑप्शन से भी उतने इंपॉर्टेंट है जितना कि ये क्वेश्चंस। मेधा पाटकर का संबंध किस आंदोलन से है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, मेधा पाटकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा दोस्तों, नर्मदा बचाओ आंदोलन। मेधा पाटकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा दोस्तों, मेधा पाटकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन। एपिक्को आंदोलन किससे संबंधित है दोस्तों? एपिक्को आंदोलन तो हो जाएगा पी हेगड़े, पी हेगड़े, याद रखिएगा दोस्तों, पी हेगड़े, पी हेगड़े एपिक्को आंदोलन से संबंधित है, पी हेगड़े। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने किया था दोस्तों? तो चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल, सुंदरलाल, सुंदरलाल बहुगुणा, याद रखिए दोस्तों, बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, याद रखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। और दोस्तों अगर बात करें शांत घाटी आंदोलन किसने शुरू किया था? शांत घाटी आंदोलन तो हो जाएगा सुगथा कुमारी, सुखता कुमारी, याद रखिए दोस्तों, सुखता कुमारी हो जाएगा शांत घाटी आंदोलन। दोस्तों एपिक्को आंदोलन पी हेगड़े हो जाएगा, चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर, जो कि इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। शांत घाटी आंदोलन सुखदा कुमारी। ये चारों के चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों नंबर 1 का क्वेश्चन है, जो कि सभी एग्जाम में चाहे एसएससी हो या फिर रेलवे हो या फिर बैंक हो, सभी में रिपीटेड क्वेश्चंस बनते हैं। तो दोस्तों पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर दोस्तों उच्च ताप के लिए। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों, उच्च ताप के लिए। पायरोमीटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों? उच्च ताप के मापन के लिए। वायुमंडलीय दाब के लिए दोस्तों बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर का, वायुमंडलीय दाब के लिए बैरोमीटर का, याद रखिएगा दोस्तों। आर्द्रता दोस्तों, आर्द्रता हो जाएगा, वायुमंडलीय आर्द्रता अगर पूछे दोस्तों तो हाइग्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, याद रखिएगा दोस्तों, हाइग्रोमीटर से। वायुमंडलीय आर्द्रता हो जाएगा दोस्तों हाइग्रोमीटर से, आप लोग यह नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं।
अगला क्वेश्चन, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आवृत्ति पर। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों आवृत्ति पर। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा आवृत्ति पर। अगर दोस्तों आवृत्ति ज़्यादा रहेगा तो तारत्व भी ज़्यादा रहेगा। याद रखिए दोस्तों, आवृत्ति अगर ज़्यादा होगा तो तारत्व भी ज़्यादा होगा। ये कॉन्सेप्ट याद कर लीजिएगा। उसमें पिछले ध्वनि वाले में दोस्तों अगर तरंग दैर्घ्य ज़्यादा रहेगा तो आवृत्ति कम रहेगा। और तारत्व की बात करें दोस्तों, अगर ध्वनि के तारत्व की बात करें तो अगर आवृत्ति ज़्यादा होगा तो तारत्व भी ज़्यादा होगा। यहीं पर अगर तरंग दैर्घ्य दिया होगा दोस्तों लैम्डा, जिसको निरूपित किया जाता है, अगर आवृत्ति ज़्यादा होगा तो लैम्डा कम होगा। ये कॉन्सेप्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित रहता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इतना ही आसान क्वेश्चन। निम्न में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित रहता है, मतलब न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है? इसमें दोस्तों केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन, नामचे 12वां हिमालय पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? नामचे 12वां ये पर्वत शिखर है दोस्तों, जो कि हिमालय पर्वत श्रेणी में पाया जाता है। नामचे 12वां हिमालय पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों असम राज्य में। असम राज्य में। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा दोस्तों असम राज्य में। नामचे 12वां हिमालय पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये ऑप्शन से जितने भी इसमें दिया गया है सभी के सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों, सभी के सभी ऑप्शन से रिवाइज कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, चाहे जैसे याद कर लीजिएगा दोस्तों। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण अगर पूछे दोस्तों तो हो जाएगा 19 जुलाई 1969। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा दोस्तों 19 जुलाई 1969। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और इसके बाद दूसरी बार राष्ट्रीयकरण होता है 6 बैंक का। 6 बैंक का होता है दूसरी बार राष्ट्रीयकरण। ये कब होता है दोस्तों? 1980 में। दूसरी बार होता है राष्ट्रीयकरण 6 बैंकों का, होता है 1980 ईस्वी में। ये भी नोट कर लीजिएगा। 1 जनवरी 1949 को क्या होता है? 1 जनवरी 1949 को तो हो जाएगा दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण होता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण होता है दोस्तों। और 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना होता है। 1 जनवरी 1949 को दोस्तों 1 जनवरी 1949 को होता है भारतीय रिजर्व बैंक का 1 जनवरी 1949 को होता है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण। और 1 अप्रैल 1935 को होता है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना। 12 जुलाई 1982 को क्या होता है? 12 जुलाई 1982 को, तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है दोस्तों। नाबार्ड की स्थापना होती है। नाबार्ड की स्थापना होता है, याद रख लीजिएगा दोस्तों। नाबार्ड का स्थापना होता है 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। तो दोस्तों चारों के चारों ऑप्शन आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों आयकर प्रत्यक्ष कर है, संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर है, उपहार कर ये भी प्रत्यक्ष कर है। ये तीनों दोस्तों प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर है ये तीनों। और ये दोस्तों चौथा नंबर है दोस्तों अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर है ये अप्रत्यक्ष कर है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अप्रत्यक्ष कर। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों असम राज्य। असम राज्य। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा दोस्तों असम राज्य। दोस्तों कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। उसमें कौन कौन सा है दोस्तों? एक हो जाएगा दोस्तों गुजरात, एक हो जाएगा राजस्थान, गुजरात राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, और एक हो जाएगा पश्चिम बंगाल। याद रखिए दोस्तों, ये आठों के आठों आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली शहर की स्थापना किस वंश के शासकों ने करवाया था? दिल्ली शहर की स्थापना किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा तोमर वंश के शासकों ने। तोमर वंश के शासकों ने। तोमर वंश के शासकों ने। तो तोमर वंश के शासकों ने दिल्ली के पहले अगर पूछे दोस्तों, दिल्ली के पहले राजकोट का स्थापना किया था। राजकोट का स्थापना किया था।
राजकोट का स्थापना किया था? याद रख लीजिए दोस्तों, दिल्ली की पहले राजकोट का स्थापना किया था तोमर वंश के शासकों ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य ने रश्मि शुक्ला को पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? ये याद रखिएगा दोस्तों, रश्मि शुक्ला को पहली महिला महानिदेशक के रूप में किस राज्य में नियुक्त किया गया है? दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि 5 क्वेश्चन लगातार देखने को मिलेगा। किस राज्य ने रश्मि शुक्ला को पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र ने। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा दोस्तों, महाराष्ट्र ने। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य ने वृद्धा पेंशन योजना की उम्र 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दिया है? 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दिया है, तो किस राज्य ने किया है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड राज्य ने। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा दोस्तों, उत्तराखंड राज्य ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था ने प्रोजेक्ट नमन शुरू किया है? हाल ही में किस संस्था ने प्रोजेक्ट नमन को शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय थल सेना ने, इंडियन आर्मी ने दोस्तों ये शुरू किया है, इंडियन आर्मी ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? उत्तर प्रदेश के महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा बबीता चौहान को, बबीता चौहान को। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 ये दोनों हैं दोस्तों अपर्णा यादव और चारू चौधरी को दोस्तों उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है, उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में शरद कुमार और मरियप्पन थंगावेलु ने, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में शरद कुमार और मरियप्पन थंगावेलु ने किस स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊंची कूद में। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों ऊंची कूद में। ऊंची कूद में शरद कुमार और मरियप्पन थंगावेलु ने किस स्पर्धा में रजत पदक जीता है दोस्तों? तो हो जाएगा ऊंची कूद में। अगला क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, किस सूफी संत का ईदगाह अजमेर में स्थित है? किस सूफी संत का ईदगाह अजमेर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। याद रखें दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में कुल कितने पिटक हैं? बौद्ध धर्म में कुल कितने पिटक हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, बौद्ध धर्म में कुल कितने पिटक हैं? बौद्ध धर्म की पवित्र ग्रंथ क्या है दोस्तों? पवित्र ग्रंथ की जातक, पवित्र ग्रंथ को बोला जाता है जातक। और कितने पिटक हैं दोस्तों? 3 पिटक हैं, 3 पिटक हैं, 3 पिटक हैं। एक है दोस्तों अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, एक हो जाएगा दोस्तों सूत पिटक, एक हो जाएगा दोस्तों विनय पिटक। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए, 3 पिटक हैं दोस्तों, एक अभिधम्म पिटक, एक सूत पिटक, एक विनय पिटक। अब बौद्ध धर्म की पवित्र ग्रंथ है दोस्तों जातक, ये भी नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी किस राजघराने में पैदा हुए थे? महावीर स्वामी किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्षत्रिय राजघराने में, क्षत्रिय राजघराने में। तो महावीर स्वामी दोस्तों जैन धर्म स्वीकार किया था अंतिम दिनों में अपना जैन धर्म स्वीकार किया था दोस्तों। और इसकी शिक्षा किससे लिया था दोस्तों? तो भद्रबाहु से अंतिम शिक्षा लिया था, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। महावीर स्वामी दोस्तों जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भी थे, 24वें तीर्थंकर थे दोस्तों महावीर स्वामी, ये भी नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है और आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, संचित निधि का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? संचित निधि का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 266 में दोस्तों। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का वेतन भी संचित निधि द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का वेतन भी संचित निधि द्वारा दिया जाता है, ये भी नोट कर लीजिएगा दोस्तों। 110 में क्या है ये चलिए बता देते हैं। 110 में है दोस्तों वित्त विधेयक के बारे में वर्णन किया गया है 110 में।
93 में, अनुच्छेद 93 में क्या है, तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और अनुच्छेद 324 में है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में है। और अनुच्छेद 93, चलिए बता देते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 93 में है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में दिया गया है अनुच्छेद 93 में। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई हो दोस्तों वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।